नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हमने मार्क्सवाद के दूसरे हिस्से को समझेंगे। और उसमें जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मार्क्सवाद के मूल विचारों और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा था, आज मार्क्सवाद के दूसरे हिस्से यानी पार्ट 2 के पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम इसके सारे गहरे सिद्धांत, समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता को जानेंगे। ठीक है, तो इसमें जो जो हमारे सामने रहने वाला है उसमें 4 बिंदु ये हैं। पहला तो कि मार्क्सवाद के विकास में लेनिन का योगदान, मार्क्सवाद की माओ त्से तुंग द्वारा लिखी गई व्याख्या, चीन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, और अंत में मार्क्सवाद का मूल्यांकन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क्सवाद के विकास में लेनिन का योगदान, इस पर बात करेंगे हम। मार्क्सवाद के विकास में लेनिन का योगदान। ठीक है, इसको थोड़ा हम पतला कर लेते हैं साइज को। ठीक है, चलिए देखते हैं। मार्क्सवाद अथवा साम्यवादी विचारधारा की आधारशिला तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने रखी थी, पर उसके संशोधन और विकास में लेनिन व माओ त्से तुंग का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए इन नेताओं के विचारों को जान लेना आवश्यक है। व्लादिमीर इलियच लेनिन, इसका लेनिन का पूरा नाम है। ठीक है, व्लादिमीर इलियच लेनिन। ठीक है, देखते हैं। साम्यवादी क्रांति 1917 में सबसे पहले रूस में हुई। लेनिन 1870 से 1924, जन्म 1870 में हुआ, मृत्यु 1924। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि मृत्यु के बारे में और जन्म के बारे में। इस क्रांति का प्रेरणा था 1924 में अपनी मृत्यु के समय तक वह रूस की साम्यवादी सरकार का सर्वोच्च नेता बना रहा। साम्यवादी विचारधारा और साम्यवादी आंदोलन को लेनिन की जो महत्वपूर्ण देन रही है उसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, साम्यवादी दल का संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। लेनिन के मतानुसार साम्यवादी दल ही आंदोलन का नेतृत्व करता है और क्रांति के बाद वही राजसत्ता का भी संचालन करता है। इसलिए पार्टी के संगठन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन व्यक्तियों को पार्टी का सदस्य बनाया जाए उनका चुनाव बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सदस्यों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा उन्होंने पॉइंट रखा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। लेनिन कहता है कि जैसे जैसे एक देश में पूंजीवादी बढ़ता है वैसे वैसे वह साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर होता है। पूंजीवादी चाहते हैं कि पिछड़े हुए राष्ट्र को भौतिक संपदा से लाभ उठाएं, इसलिए वे पिछड़े हुए देशों में अपनी पूंजी लगाते हैं। बाद में पूंजीवादी देशों की सरकारें पिछड़े हुए देशों को अपना गुलाम बना लेती हैं। जैसे आज की स्थिति पाकिस्तान की बन रही है। चाइना इतने सारे फंड पाकिस्तान में लगा दिया है कि जितनी पाकिस्तान की औकात नहीं उससे ज़्यादा तो उसके पास फंड आ गए हैं चाइना के, है ना। वही स्थिति आ रही है। गुलाम देशों की लूट खसोट से पूंजीवादी राष्ट्र के पूंजीपतियों को भी लाभ होता है और श्रमिकों को भी होता है। इसलिए कुछ समय के लिए तो पूंजीवादी देशों के वर्ग संघर्ष की भावना शिथिल पड़ जाती है, परंतु जब पूंजीवादी देशों की होड़ के कारण महायुद्ध छिड़ जाता है तो मजदूरों की क्रांति का अच्छा अवसर मिलता है। इस प्रकार साम्यवादी क्रांति को टाला नहीं जा सकता, वह अनिवार्य है। अब मार्क्स के कई सिद्धांतों की एक नई व्याख्या मार्क्स ने अपनी व्याख्या की और लेनिन ने उसकी नई व्याख्या दे दी। उसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि साम्यवादी क्रांति वहीं सफल हो सकती है जहां उद्योगवाद का खूब विस्तार हो चुका हो। रूस वास्तव में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। उससे ज़्यादा उद्योग तो इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका में आ चुका था। इसलिए रूस में सर्वप्रथम क्रांति होना मार्क्स के सिद्धांतों के प्रतिकूल बात थी। इसका समाधान लेनिन ने यह कहकर दिया, लेनिन ने
ये कहकर किया कि साम्यवाद को उसके समग्र रूप से समझने की आवश्यकता है। लेनिन के मतानुसार रूस में गरीबी थी, जार द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा था, सामाजिक असमानताएं थी, साथ ही वहाँ पर एक शक्तिशाली बोल्शेविक जो एक साम्यवादी पार्टी थी। इसके अतिरिक्त प्रथम महायुद्ध में जार की राजसत्ता खोखली हो चुकी थी। ऐसे परिस्थितियों में वहाँ साम्यवादी क्रांति का होना अनिवार्य था। चौथा पॉइंट बताता है कि राज्य का वर्गीय स्वरूप। कार्ल मार्क्स की ही भांति लेनिन ने यह माना कि पूंजीवादी राज्यों की सरकारें अपना शक्ति का उपयोग मजदूरों को दबाने के लिए करती हैं। पूंजीवादी राज्यों की सेना, पुलिस और अदालतें केवल पूंजीपतियों के हितों की ही रक्षा करती हैं। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना जरूरी है। जहाँ तक राज्य की समाप्ति का प्रश्न है, जब तक साम्यवादी देशों को पूंजीपति देशों से खतरा बना हुआ है, तब तक राज्य संस्था के समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि रूस अब एक साम्यवादी देश नहीं है। ठीक है, इस पे क्या है? रूस एक साम्यवादी देश नहीं है। क्रांति के समय रूस औद्योगिक से एक पिछड़ा हुआ देश था। जब क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक विकास में गति लाने के लिए रूस को पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लेना पड़ा, जो कि अपने भारत में भी चल रहा है। अभी नहीं चल रहा है, मतलब चल रहा था। वहाँ सारा का सारा उत्पादन राज्य द्वारा नियोजित था, निजी क्षेत्र नगण्य हो गया था। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन सत्ता में आया। उसने बहुत बड़ी संख्या में अपने विरोधियों का सफाया किया। 1953 में उसकी मृत्यु के बाद शासन की निरंकुशता में कमी आ गई। स्टालिन के बाद खुश्चेव 1953 to 64, 1953 से 64 तक, और फिर ब्रेजनेव 1964 से 1982 तक काफ़ी समय तक सत्ता में रहे। अब 1985 में गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए और 1988 में वह सोवियत रूस के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने खुलेपन यानी लोकतंत्र को समाजवादी सरकार की अनिवार्य शर्त बतलाया और आर्थिक राजनीति क्षेत्र में पुनर्गठन समाज पर बल दिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि गोर्बाचोव के नेतृत्व में समाजवाद का नवीनीकरण या मानवीयकरण हो रहा है, पर धीरे धीरे सत्ता पर उनकी पकड़ कम होती गई और एक के बाद एक गणराज्य सोवियत संघ से अलग होने लगे। सोवियत रूस ने न केवल साम्यवाद ही समाप्त हुआ, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भी उसका विघटन या बिखराव होना शुरू हो गया। अब सोवियत संघ नाम का कोई राज्य अस्तित्व में ही नहीं है। रूस में अब उदार आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं तथा अधिकांश उद्योग धंधों पर निजी उद्यमियों का कब्जा है। पूर्वी यूरोप के देशों से साम्यवादी पहले से विदा हो चुका था। इसलिए रूस अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई निर्णायक भूमिका नहीं अदा कर सकता। इसमें दो चीज़ ध्यान रखना, एक खुलेपन की बात और एक पुनर्गठन की बात। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि गोर्बाचोव ने जो है महासचिव जब चुने गए तो उन्होंने खुलेपन यानी लोकतंत्र को समाजवादी सरकार के अनिवार्य शर्त बतलाया और आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में पुनर्गठन पर बल दिया गोर्बाचोव ने। ठीक है, चलिए, ये है माओ त्से तुंग। ठीक है, माओ त्से तुंग को इतिहास में एक महान चिंतक व दृष्टा के रूप में याद किया जाएगा। आज विश्व में चीन का जो स्थान है वह माओ त्से तुंग की उपलब्धियों का सबसे बड़ा स्मारक है। ये कौन थे? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कलाहन, इन्होंने कहा था ऐसा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि माओ त्से तुंग ने जो है मार्क्सवाद पे क्या व्याख्या किया। इसके पहले लेनिन ने पूरी बात बताई, अब माओ त्से तुंग क्या कहता है। चीन का साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग 1893 से 1976, जन्म 1893 हुआ और मृत्यु 1976 को हुआ। ठीक है, अपने यौवन काल में ही साम्यवाद की ओर आकृष्ट हो गया था। उसने मार्क्सवाद और लेनिनवाद का गहन अध्ययन किया और उसे चीन की परिस्थितियों पर लागू करने का प्रयास किया। उसने चीनी क्रांति को सफल बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। 1949 में
चीन की शासन व्यवस्था पर साम्यवादियों का नियंत्रण हो गया था। तब से लेकर 1976 में अपनी मृत्यु के समय तक माओ त्से तुंग ही चीन का सर्वोच्च अधिकारी बना रहा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इसके पहले वाले में कि ऐसा कौन शासक था जो अपनी सत्ता पर बने रहते हुए भी उसकी जो है मृत्यु हुई थी। तो 1976 में अपनी मृत्यु के समय माओ त्से तुंग चीन का सर्वोच्च अधिकारी बना रहा। माओ त्से तुंग ने लेनिन के मूल सिद्धांतों को स्वीकार किया है, परंतु उसमें कुछ परिवर्तन भी कर दिए गए हैं। माओ त्से तुंग कुछ मान्यताएं थीं, वो जो मान्यताएं थी वो क्या थी? माओ त्से तुंग कहता है कि राष्ट्रवाद कोई बुराई नहीं है। मार्क्सवाद और लेनिन की मुख्य आस्था विश्व क्रांति में थी, जबकि माओ त्से तुंग ने राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और साम्राज्यवादी विस्तार को बुरा नहीं माना है। दूसरी बात, पहली बात तो उसने राष्ट्रवाद को बुरा नहीं क्यों माना। दूसरी बात, माओ त्से तुंग जन आंदोलनों का समर्थक था। उसका विश्वास था कि जन आंदोलन अनिवार्य है ताकि विभिन्न कार्यक्रमों में को सफलता के लिए लागू किया जा सके तथा समय समय पर उन तत्वों को भी सफाया किया जा सके जिनकी साम्यवाद में कोई निष्ठा नहीं है। अब 1966 में चीन में एक भीषण उथल पुथल हुई जो सांस्कृतिक क्रांति के नाम से विख्यात है। ठीक है, 1966 में सांस्कृतिक क्रांति जो हुई, कहाँ पे? चीन में। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान वहाँ माओ विरोधी विचारों पर कड़े प्रहार किए गए। ठीक है, ये इतना है। तीसरा है, माओ का एक अत्यंत प्रसिद्ध वाक्य है कि राजनीति शक्ति बंदूक की गोली पर ही मिलती है। पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन। लेकिन साथ ही माओ ने यह भी कहा कि हमारा सिद्धांत यह है कि बंदूक अर्थात सेना को डिनोट किया गया है, पर पार्टी का नियंत्रण रहना चाहिए, या नहीं कि बंदूक पार्टी को नियंत्रित करे। ठीक है, ये कह रहा है कि बंदूक पर पार्टी का नियंत्रण रहना चाहिए, यह नहीं कि बंदूक पार्टी को नियंत्रित करना शुरू कर दे। ठीक है ना। फिर अगली में कहता है कि चीन की परिस्थितियों को देखते हुए माओ त्से तुंग ने भारी उद्योग धंधों के विकास पर उतना बल नहीं दिया जितना कृषि के विस्तार पर दिया। भूमि सुधार कानूनों के द्वारा चीन में कृषि भूमि पर पुनर्वितरण किया गया तथा सहकारी खेती कोऑपरेटिव फार्मिंग पर बल दिया। क्वेश्चन पूछा गया है, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के विषय में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्होंने कोऑपरेटिव सहकारी खेती के लेकर ज़्यादा अग्रणी देश रहा है। चीन कैसा चीन और 3-4 देश पूछता है। ठीक है, एग्जाम्पल में रखे होते हैं, ऑप्शन टिक करना होता है। अब चीन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन कैसे आया, इस पे पढ़ेंगे हम। चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई। सत्ता हथियार लेने के बाद साम्यवादियों ने सिर्फ सैन्य व्यवस्था को ही सुधार नहीं किया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ नई नीतियाँ अपनाई। सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने नया विवाह कानून लागू किया, कृषि विकास और भूमि सुधारों पर बल दिया, जन कम्यूनों का संगठन किया तथा भारी उद्योग धंधों की योजना बनाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 45 वर्षों के दौरान चीन के लोगों ने बड़ी उन्नति की है। 1980 में चीन को कुछ प्रदेशों में बाढ़ और कई प्रांतों में सूखे के कारण भूख और रोग का सामना करना पड़ा। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक प्रलोभन दिए गए। उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों को भी कहा गया कि यदि वे निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा माल उत्पादन करेंगे तो उन्हें उससे प्राप्त मुनाफे का 25% भाग बोनस के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, बोनस के रूप में दिया जाएगा। कितना? 25% भाग। श्रमिक यदि चाहें तो मिलकर एक नए धंधे की शुरुआत कर सकते हैं, जिसकी कुल आय उनकी निजी संपत्ति समझी जाएगी। निजी मुनाफे की नीति समाजवादी सिद्धांतों के प्रतिकूल है।
पर चीन के वर्तमान शासक कट्टरवादिता के बजाय व्यवहारिक नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का आधार अब आर्थिक नियोजन नहीं रह गया, वहाँ बाजार के प्रमुखता ग्रहण कर ली गई। चीन के संविधान में भी संशोधन हो गए, वहाँ पे सामाजिक सार्वजनिक स्वामित्व ये शब्द को हटा के बना दिया गया सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था। क्या था पहले? सामाजिक सार्वजनिक स्वामित्व, और वो हो गया समाजवादी बाजार व्यवस्था। फिर अगला है, जहाँ तक राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का प्रश्न है, चीन में आज भी घुटन का वातावरण मौजूद है। 1986 व 1987 में चीन छात्रों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किए। जून 1989 में तो चीन की राजनीति में एक ज़बरदस्त उथल पुथल हुई। छात्रों की निहत्थी भीड़ पर सैनिकों ने रौंद डाला। ये छात्र अधिक लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। किसकी मांग कर रहे थे? अधिक लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए और चीन में मानव अधिकार को संरक्षण। अब अगला है मार्क्सवाद का मूल्यांकन। क्या है? द एवोल्यूशन ऑफ द मार्क्सिज्म। इसमें कोई संदेह नहीं कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स इस युग के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विचारक साबित हुए हैं। मार्क्सवाद की खास खूबियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पहला कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स कि यह कथन एकदम सत्य है कि पूंजीवाद के विस्तार से भौतिक साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं, इसलिए वे पूंजीवाद से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ ये कह रखा है कि पूंजीपतियों के हित और मजदूरों के हित परस्पर विरोधी हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, जब इसके आलोचनात्मक पद्धति पर ध्यान देंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अभी लग रहा है ये सही है। जब इसकी आलोचनात्मक पद्धति पे देंगे हम ध्यान, तो हमें लगेगा कि हाँ ये बात तो एकदम सही है। अभी आगे दिखेगा। पहला तो हो गया ये, और दूसरा क्या कह रहा है? कार्ल मार्क्स एक जन्मजात क्रांतिकारी था। वह इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि साम्यवादी आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन कैसे बनाया जाए। मार्क्स और एंगल्स ने मजदूरों के हृदय में यह विश्वास जगाया कि पूंजीवाद का विनाश अनिवार्य है, तथा उन्हें यह भी रास्ता दिखाया कि जिस पर चलकर पूंजीवादी व्यवस्था को उलट सकते हैं। तीसरा क्या था? कार्ल मार्क्स एकदम व्यवहारिक व्यक्ति था, प्रैग्मेटिक व्यक्ति था। उसने ये स्वीकार किया कि अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड जैसे देशों में जहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, साम्यवाद शांतिपूर्ण व संवैधानिक उपायों से भी लाया जा सकता है। वैसे मार्क्सवादी दर्शन का मुख्य झुकाव हिंसक साधनों की ओर है। ठीक है। चौथा कहता है कि मार्क्स, एंगल्स और लेनिन ने मजदूरों को धर्म और भाग्यवाद के पचड़े से ऊपर उठाया और उसने ये सिखाया कि वे स्वयं भाग्य विधाता बने। ठीक है। अब देखो आलोचना, इसकी जो आलोचना की गई है ना, अभी समझ में आएगा कि हाँ वो तो ऐसा लग रहा था वो सही है। अब देखना, कह रहा है कि उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद हम मार्क्सवादी विचारधारा के निम्नलिखित दोषों पर प्रकाश डालेंगे। कह रहा है कि इतिहास की पूर्णतया भौतिक व्याख्या एकांगी है। एकांगी मतलब एक ही आधार पर उन्होंने पूरी व्याख्या कर दी। कह रहे हैं कि मार्क्सवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हमने पार्ट 1 में शुरू में ही पढ़ लिया है। क्या होता है कि जब दो आपस में लड़ाई करते हैं तो तीसरा उसमें उसका एक हिसाब से माने तो जैसे जब वाद और प्रतिवाद आपस में भिड़ते हैं तो विकास का जन्म होता है। इसी को बोला गया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है। अब ये दोनों सिद्धांत अत्यंत अस्पष्ट और अधूरे हैं। हजारों वर्षों का मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि सभी घटनाओं के लिए केवल आर्थिक तत्व ही उत्तरदायी नहीं हैं।
केवल 10-20 घटनाओं पर हवाला देकर हम कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। वास्तव में ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे बहुत से तत्वों का हाथ रहता है, जैसे राजनीतिक परिस्थितियाँ भी होंगी, लोगों के विचार व विश्वास, धार्मिक तत्व तथा आर्थिक शक्तियाँ होंगी। किसी एक के कारण से ही संसार की सारी घटनाएं संचालित नहीं होती हैं। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक दो घटना सुना दिया और उस हिसाब से बता दिया कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, ठीक है, और पूंजीपति आनंद से रह रहे हैं। अब देखना, किसी एक कारण से संसार की सभी घटनाएं संचालित नहीं होती हैं। 20वीं सदी की दो बड़ी लड़ाइयाँ केवल आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ही नहीं लड़ी गई। उनका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि तानाशाही शक्तियों के प्रहार से लोकतंत्र की रक्षा की जाए। ठीक है, पार्ट 1 देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या मसला है। दूसरा, केवल श्रम ही मूल्य का उत्पाद नहीं है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की भी आलोचना की गई है, क्योंकि उत्पादन केवल श्रम से ही नहीं होता है। वस्तुओं के उत्पादन में पूंजी, साधन व संगठन आदि अनेक तत्वों का हाथ रहता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा में केवल श्रम के महत्व को ही स्वीकार किया और अन्य तत्वों को उन्होंने अनदेखा कर दिया। उन्होंने एक सिर्फ बात की किसकी, श्रम की, और श्रम से रिलेटेड मजदूर, इन्हीं सब की बात की उसने, पूंजीपति की बात की, और चीज़ों को अनदेखा ही कर दिया। अब समाज में केवल दो वर्ग नहीं हैं, ये भी बात है। कार्ल मार्क्स ने सिर्फ मजदूर और पूंजीपति इन्हीं पे डिस्कस किया। उनके बीच के जो हिस्से हैं, जहाँ तक वर्गों का प्रश्न है, पूंजीवादी समाज का वर्गीकरण सिर्फ श्रमिक वर्ग और गिने चुने पूंजीपतियों से ही नहीं हुआ है। आज के पूंजीवादी देशों में तकनीकी लोगों, इंजीनियरों, प्रबंधकों और लेखाकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये लोग श्रमिक वर्ग के अंतर्गत नहीं आते। उनकी मनोवृत्ति एकदम अलग है और वे क्रांति की बात नहीं सोचते हैं। सभी औद्योगिक राष्ट्रों में कुशल कारीगरों और मध्य वर्ग की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार मार्क्स की यह भविष्यवाणी सही नहीं निकलती कि जैसे जैसे पूंजीवादी बढ़ेगा, समाज में सिर्फ गिनती के पूंजीपति और श्रमिकों का एक विशाल वर्ग अस्तित्व में आ जाएगा। ये बात एकदम सही नहीं है। उसने क्या बताया, उसकी एक आलोचना और क्या हुई कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। देखिएगा, कार्ल मार्क्स की ये धारणा थी कि जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ेगा वैसे वैसे संघर्ष उग्र होता चला जाएगा। वास्तव में वर्ग संघर्ष सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त नहीं है। इंग्लैंड, अमेरिका और जापान में उद्योगवाद खूब पनपा है, परंतु वहाँ वर्ग संघर्ष नहीं चल रहा है। कारण यह है कि प्रगतिशील कानूनों और नीतियों के कारण श्रमिकों की हालात में दिन ब दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। इन देशों के मजदूर क्रांति के लिए उतावले नहीं दिखते हैं। जो इन देशों के जो मजदूर होते हैं वो क्रांति के लिए उतावले नहीं दिखते हैं। अब करीब करीब सभी देशों में कम्युनिस्ट यह मानने लगे हैं कि परिवर्तन लोकतांत्रिक ढंग से होगा, हिंसक क्रांति के जरिए नहीं। हमारे देश में कम्युनिस्टों ने भी यह मान लिया है कि वे लोकतांत्रिक तरीकों से ही काम करेंगे। अगला उसने क्या कहा कि राज्य संबंधित धारणा तर्कसंगत नहीं दिखती है। उसने कहा कार्ल मार्क्स और एंगल्स की यह धारणा थी कि राज्य केवल एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को कुचलने का यंत्र मात्र है। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने बताया। इसका आलोचनात्मक पक्ष क्या है? उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें न वर्ग हो और न राज्य हो। उनका कहना है कि आर्थिक शोषण समाप्त होने से समाज वर्गहीन और राज्यविहीन बन जाएगा। वास्तव में एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसमें राज्य की आवश्यकता न रहे, केवल कल्पना लोग की ही बात हो सकती है। यही कारण है कि लेनिन और स्टालिन ने मार्क्स की इस विचारधारा में महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया। मार्क्सवाद के बाद स्टालिन आया, लेनिन आया, इन्होंने महत्वपूर्ण में संशोधन कर दिया। स्टालिन के मतानुसार राज्य का लोप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साम्यवादी देशों में राज्य वस्तुतः शोषण का
यंत्र नहीं रहता है, बल्कि वह तो सर्वसाधारण जनता की इच्छा की वह तो सर्वसाधारण जनता की इच्छा को पूरा करता है। अगली बात क्या बोली उसने कि मजदूरों की तानाशाही खतरे में खाली नहीं है, ये बोल दिया उन्होंने। अब देखो, मजदूरों की तानाशाही खतरे से खाली नहीं है। जिन देशों में साम्यवादी क्रांति हुई है वहाँ बहुत भीषण रक्तपात हुआ है। हम ये मान सकते हैं कि साम्यवादियों का उद्देश्य अच्छा है, परंतु हिंसा के बिना भी समाजवाद लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त साम्यवादी देशों में समाज वर्ग भी नहीं बन पाया है। रूस, चीन व अन्य साम्यवादी देशों में भी एक ऐसा वर्ग रह रहा है जो विशेष अधिकारों व विशेष सुविधाओं का उपभोग कर रहा है। शासन के उच्च अधिकारी, सैन्य अधिकारियों और साम्यवादी दल के नेता इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आलोचकों का कहना है कि साम्यवादी देशों में पुराने वर्ग समाप्त हो गए हैं, परंतु कुछ नए वर्गों का उदय हो गया है। ये कुछ पुराने साम्यवादी लोगों ने इस बात को बताया है। अगला पॉइंट क्या कहा उन्होंने, साम्यवादी व्यवस्था को लोकतंत्रीय नहीं माना जा सकता है। कम्युनिस्टों का यह दावा है कि उन्होंने जिस व्यवस्था को कायम किया है वह पश्चिमी देशों के लोकतंत्र की अपेक्षा ज़्यादा लोकतंत्रीय है। उन्होंने साम्यवाद को समाजवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है, परंतु आलोचकों का कहना है कि चीन, वियतनाम या उत्तरी कोरिया जैसे कम्युनिस्ट देशों में एक ही राजनीतिक दल प्रभावी है। इन देशों में विचार, भाषण, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध मौजूद हैं। ठीक है, अब ये हो गया आलोचना देखना, उससे पहले पार्ट 1 देख लेना, तब आपको ये आलोचना समझ में आएगी कह रहे हैं, नहीं तो पता लगेगा खाली वही कर रहे हैं। खुलापन और पुनर्गठन के बारे में क्या कहा गोर्बाचोव ने। साम्यवाद को उसके दोषों से मुक्ति दिलाने के लिए गोर्बाचोव ने रूस में खुलेपन और पुनर्गठन का कार्यक्रम चलाया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया। पहला, नागरिकों का यह अधिकार है कि सार्वजनिक विषयों के संबंध में उन्हें पूरी और ठीक ठाक सूचना मिले। जनसंचार साधनों को चाहिए कि खुलेपन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। दूसरा है, सभी मामले जनता और उसके प्रतिनिधियों द्वारा ही हल किए जाएं। ये खुलापन और पुनर्गठन है। तीसरा, उद्योग धंधों को इस तरह चलाया जाए कि उनके बीच स्वस्थ आर्थिक प्रतियोगिता विकसित हो। नौकरशाही की असभ्यता का खात्मा हो, मतलब वो नौकरशाही नहीं चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कल कारखानों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त किया जाए और उन पर स्वयं मजदूरों या सहकारी संगठनों का अधिकार हो। पांचवा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी खुली विदेश नीति का समर्थन किया जाए। गोर्बाचोव के शब्दों में बल का प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी को आज विदेश नीति का औजार नहीं बनाया जा सकता है। किसने कहा? गोर्बाचोव। ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछ लेता है, स्टेटमेंट देता है कि ये किसने कहा, 4 ऑप्शन देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। गोर्बाचोव ने क्या कहा कि बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी को आज विदेश नीति का औजार नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, गोर्बाचोव रूस में साम्यवाद के पतन और देश के बिखराव को नहीं रोक पाए। ठीक है, अब इसका अगला हिस्सा है मार्क्सवाद, जिसको साम्यवाद बताया गया, और लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या अंतर है। ठीक है, किसके बारे में? मार्क्सवाद, साम्यवाद, जिसको साम्यवाद कहा गया, और लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो मार्क्सवाद को हम साम्यवाद या मार्क्सवादी समाजवाद के नाम से पुकार सकते हैं। समाजवाद को प्रायः लोकतांत्रिक समाजवाद या विकासवादी समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। साम्यवाद और समाजवाद के बीच 3 प्रमुख समानताएं हैं। पहला, दोनों विचारधाराएं पूंजीवादी का विरोध करती हैं और उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण के पक्षधर हैं। दूसरा, दोनों
विचारधाराओं ने आर्थिक विषमताओं को उजागर किया। तीसरा, दोनों ने इस बात पर बल दिया कि जब तक आर्थिक समानता कायम नहीं होती है तब तक राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रताओं का कोई खास मूल्य नहीं है। इन समानताओं के बावजूद साम्यवाद और समाजवाद के बीच कुछ प्रमुख अंतर रह गए हैं, जिन्हें इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अब क्या क्या अंतर हैं? मूल्यवाद का सृजन। मूल्य का सृजन मार्क्सवादियों के अनुसार वस्तु का मूल्य श्रम द्वारा निर्धारित होता है। इसके विपरीत समाजवादियों का कहना है कि उत्पादन में समूचे समाज का योगदान रहता है, केवल श्रमिकों का ही नहीं। इसलिए समाजवादी विचारक मजदूरों की तानाशाही के पक्ष में नहीं हैं। वे भौतिक साधनों पर श्रमिक का नहीं, आम जनता का अधिकार चाहते हैं। सिडनी वेब के शब्दों में, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिडनी वेब के शब्दों में समाजवाद का लक्ष्य उत्पादन व वितरण के साधनों को श्रमिकों के हाथ में नहीं, सर्वसाधारण जनता के हाथ में सौंपना है। ये सिडनी वेब ने ऐसा कहा। दूसरा, राज्य के प्रति रुख। साम्यवाद का क्या रहा है और समाजवाद का क्या रहा है? मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन है, अर्थात वह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाए रखने का साधन है। राज्य का काम संपत्तिवानों के हितों की रक्षा करना है। जब तक समाज में वर्ग भेद रहेंगे, राज्य का अस्तित्व भी जरूर बना रहेगा। कार्ल मार्क्स और एंगल्स इस धारणा को लेनिन व स्टालिन ने दूसरा रूप दे दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य की सदा आवश्यकता बनी रहेगी। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या कहा? राज्य का एक प्रमुख स्थान है। समाजवादी विचारक राज्य को एक वर्गीय संगठन के रूप में नहीं देखते हैं। उनके अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, पॉजिटिव गुड है, जो जनता का संरक्षक और अभिभावक के रूप में कार्य करता है। इनकी कार्य पद्धति के बारे में अगर हम बात करें, कार्य पद्धति में साम्यवाद का मूल सिद्धांत वर्ग संघर्ष है। तो साम्यवाद कहता है कि ये वर्ग संघर्ष है। प्रायः मार्क्सवादियों की यह धारणा रही है कि शांतिमय तरीकों से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, हिंसा व बल प्रयोग तो अनिवार्य है। यहाँ हम अधिकांशतः साम्यवादियों की विचारधारा का वर्णन कर रहे हैं। वैसे फ्रांस, इटली और भारत की कई प्रमुख साम्यवादी पार्टियां अब यह मानने लगी हैं कि लोकतांत्रिक तरीकों से भी समाजवाद की स्थापना संभव है। लोकतांत्रिक समाजवाद, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, क्रांतिकारी कार्य पद्धति में विश्वास नहीं रखता होगा। समाजवादी कार्य पद्धति पूरी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक है। समाजवाद में विश्वास रखने वाले लोगों को एक ऐसे राजनीतिक दल का गठन करना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी है। समाजवादियों ने क्रांतिकारी तरीकों को छोड़कर संसदीय पद्धति को अपनाया है। वे वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग का समर्थन करते हैं। जहां मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात कर रही होती है, वहीं समाजवाद वर्ग सहयोग का समर्थन करता है। एक फ्रेंच के विचारक हैं जो लॉरेंस, उन्होंने कहा कि समतावादी समाज की स्थापना पूंजीपतियों के विनाश से नहीं, सर्वहारा वर्ग के शक्तिशाली बनने से होगी। उन्होंने एकदम उल्टा कह दिया। समतावादी समाज की स्थापना पूंजीवादियों के विनाश से नहीं बल्कि सर्वहारा वर्ग के शक्तिशाली बनने से होगी। मार्क्सवाद कहता है कि जब पूंजीपतियों का पतन होगा तब जाके सर्वहारा समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि उसके पतन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है किससे? जब सर्वहारा वर्ग शक्तिशाली बन जाएगा। समाजवादी दल का गठन करके इस तरह की कोशिश की जाए कि वह चुनाव में विजयी हो जा सके। इस कार्य में समय लगेगा, पर इसकी सफलता में कोई संदेह नहीं है। तानाशाही बनाम लोकतंत्र। तानाशाही बनाम लोकतंत्र। मार्क्सवादी कहते हैं कि क्रांति के तुरंत बाद सर्वहारा वर्ग अपनी तानाशाही कायम करेगा। सर्वहारा वर्ग का उद्देश्य होगा क्रांति के शत्रुओं का नाश करके अपनी सत्ता के मजबूत बनाना है।
वे सभी लोग जिनका पूंजीपतियों से संबंध रहा है हर प्रकार के अधिकार से वंचित रखे जाते हैं। जिन लोगों पर क्रांति विरोधी होने का संदेह होता है उनको बेरहमी से कुचला जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और किसी पार्टी को नहीं रहने दिया जाता तथा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कठोरतापूर्वक काट छाट दी जाती है। समाजवादियों का लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अटूट विश्वास है। वे किसी भी तरह की तानाशाही के पक्ष में नहीं हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद के विशेष लक्षण है कि भाषण और लेख की स्वतंत्रता, बालिग मताधिकार, शासन संचालन में जनता का अधिक से अधिक योगदान हो। ठीक है। दलीय संगठन की बात करें तो साम्यवादी कठोर और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। वे दलीय एकता पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। पार्टी की सदस्यों का कर्तव्य है कि वे पूरी ईमानदारी से दल की नीतियों को लागू करें। रूस, चीन, अन्य कम्युनिस्ट देशों में समय समय पर अनेक व्यक्ति दल से निकाले गए ताकि वैचारिक शुद्धता कायम रखी जा सके। समाजवादी पार्टियों में विचारों का ऐसा सैन्यीकरण नहीं होता है। ब्रिटिश की लेबर पार्टी के कई महत्वपूर्ण नेता परस्पर भारी मतभेद रखते हैं। समाजवादी पार्टियों में वामपंथी विचारधाराओं के लोग की बहुलता है, पर साथ ही उनमें दकियानूसी और दक्षिणपंथी व्यक्ति भी पाए जाते हैं। विश्व आंदोलन का लक्ष्य। साम्यवाद इतिहास के रंगमंच पर एक विश्व आंदोलन के रूप में आया था। संसार के लगभग सभी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं तथा कुछ समय पहले ही तक ये पार्टियां रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ी थी। सोवियत संघ के बिखराव और रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता विहीन हो जाने के बाद स्थिति बदल गई। अब कोई देशों की कम्युनिस्ट पार्टियां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपना मार्गदर्शक नहीं मानती। अब कई देशों की कम्युनिस्ट पार्टियां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को ही अपना मार्गदर्शक मानती हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है? इनका स्वरूप मुख्यतः राष्ट्रीय है। ये ठीक है कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी पश्चिम यूरोप के समाजवादी दलों के संपर्क में रहती हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि ये पार्टियां लेबर पार्टी के आदेशानुसार काम करती हैं। साम्यवादी व्यवस्था अब बिखर चुकी है। अध्याय 6 में हम पहले ही अब बता चुके हैं कि भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। ठीक है, तो अब ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। ठीक है, मार्क्सवाद यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसको हम जरा एक बार ये देखेंगे, इस अध्याय का सार संक्षेप। क्या? इस अध्याय का सार संक्षेप। ठीक है, पहला, कार्ल मार्क्स और एंगल्स के विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी के एक प्रदेश राइनलैंड में हुआ था। एंगल्स से उनकी मुलाकात पेरिस, फ्रांस में हुई थी। मार्क्सवाद के जो मूल सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अलगाव या परायापन का सिद्धांत और पूंजीवाद की समीक्षा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्रांति, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, नवीन आदर्श समाज यानी वर्गहीन व राज्य विहीन समाज का उदय, मार्क्सवाद के विकास में लेनिन का योगदान, साम्यवादी दल का संगठन, साम्राज्यवादी पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, राज्य की समाप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक साम्यवादी देशों को पूंजीवादी देशों से खतरा बना हुआ है। माओ से तुंग द्वारा की गई व्याख्या में राष्ट्रवाद को कोई बुराई नहीं है, राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। मार्क्सवाद की खूबियाँ क्या थी? ये बात ठीक है कि भौतिक साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में केंद्रित हो गए हैं। मार्क्सवाद एक जन्मजात क्रांतिकारी और एकदम व्यवहारिक व्यक्ति था। मार्क्सवाद की जो आलोचना की गई उसमें क्या था कि मार्क्सवाद की आलोचना इतिहास की पूर्णतया भौतिक व्याख्या सही नहीं है, ये भी बताया गया। ठीक है, केवल श्रम ही मूल्य का उत्पाद नहीं है। समाज में केवल दो वर्ग नहीं हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है, ये भी बताया गया। उसके बाद
राज्य संबंधी धारणा तर्क संगत नहीं है। उसके बाद मार्क्सवाद और समाजवाद के अंतर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा मूल्य का सृजन कैसे हुआ, राज्य के प्रति रुख क्या था, कार्य पद्धति और तानाशाही बनाम लोकतंत्र। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में मार्क्सवाद के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख लिया है। ठीक है, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अधिशेष मूल्य और वर्गहीन समाज का विचार भी हमने देख लिया। हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या आलोचनाएं हुई, ये विचारधारा समय के साथ कैसे बदलती गई। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।